नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एडमिरल विलियम एच मैक्रोवेन के वो नेवी सील सबक जो एक आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। सुनने में शायद लगे कि भाई मिलिट्री की इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग और हमारी नॉर्मल लाइफ में भला क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये सीक्रेट्स इतने प्रैक्टिकल हैं कि इन्हें रोजमर्रा की आदतों में ढालकर कोई भी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 6 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, छोटी शुरुआत से बड़ा बदलाव। दूसरा, मिलकर आगे बढ़ना। तीसरा, असफलता से सीखना। चौथा, चुनौतियों का डटकर सामना करना। पांचवां, मुश्किल वक्त में उम्मीद बनाए रखना। और छठा, सबसे जरूरी पॉइंट, कभी हार न मानना। तो चलिए, पहले कदम से शुरुआत करते हैं। भाग 1, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह उठना और अपना बिस्तर ठीक करना। अब ये एक बहुत ही साधारण और छोटा सा काम लगता है ना? लेकिन सोचिए, जब सुबह उठकर सबसे पहले बिस्तर को करीने से सेट किया जाता है, तो असल में वो दिन का पहला टास्क बन जाता है, जो पूरा हो चुका है। इस एक छोटे से काम से तुरंत एक सेंस ऑफ अचीवमेंट यानी कुछ हासिल करने का एहसास होता है। और यही एहसास दिन के बाकी बड़े कामों को निपटाने के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन देता है। और पता है, इसके पीछे कमाल की साइकोलॉजी भी काम करती है। दरअसल, बिस्तर ठीक करने भर से हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। इसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं। ये केमिकल दिमागी फोकस को बढ़ाता है और स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देता है। मतलब, सिर्फ अपनी चादर और तकिया सही करने से ही दिमाग दिन भर के मुश्किल कामों के लिए खुद को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है। एडमिरल मैक्रेवन का एक बहुत ही मशहूर कोट है, अगर दुनिया को बदलना है तो शुरुआत अपना बिस्तर ठीक करने से करें। क्या शानदार नजरिया है! ये एक आम से घरेलू काम को दिन की पहली बड़ी जीत में बदल देता है। सीधा सा लॉजिक है, जो इंसान छोटी चीजें सही से नहीं कर सकता, वो बड़े काम कभी परफेक्टली नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर। भाग 2, मिलकर आगे बढ़ें। समंदर की लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, कोई भी अकेले नाव नहीं चला सकता। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में नाव को आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम को एक साथ जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी आम जिंदगी की मुश्किल लहरों को पार करने के लिए भी हमें अच्छे दोस्तों, सहकर्मियों और कभी-कभी तो अनजान लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। आखिर हम सब एक ही नाव में सवार हैं। सील ट्रेनिंग का एक बहुत ही गहरा सबक है। किसी को भी उसकी बाहरी ताकत या उसके फ्लिपर्स के साइज से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिल का साइज देखना चाहिए। रियल लाइफ में भी बिल्कुल यही होता है। बाहरी दिखावे या शारीरिक बनावट से कहीं ज्यादा इंसान के अंदर का जज्बा, उसकी हिम्मत और उसका पक्का इरादा मायने रखता है। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं, असल में वही मुश्किल वक्त में सबसे बेहतरीन साथी साबित होते हैं। चलिए, अब तीसरे पड़ाव पर आते हैं। भाग 3, असफलता से सीखें। नेवी सील की ट्रेनिंग में एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसे शुगर कुकी कहते हैं। अगर चेकिंग के दौरान किसी ट्रेनी की यूनिफॉर्म में जरा सी भी गड़बड़ी मिल जाए, तो सजा के तौर पर उसे पूरे दिन गीली रेत में लौटना पड़ता है, जिससे वो बिल्कुल एक शुगर कुकी जैसा दिखने लगता है। ये असल में एक बहुत बड़ा मेटाफर है। ये सिखाता है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार पूरी मेहनत और सही इरादे के बाद भी नतीजे हमारे हक में नहीं आते। लेकिन ऐसे में निराश होकर बैठने के बजाय उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही इस शुगर कुकी वाले फेज से बाहर निकलने का असली तरीका है। एक और कॉन्सेप्ट है सर्कस। दिन भर की खून पसीना एक करने वाली ट्रेनिंग के बाद जो लोग पीछे छूट जाते हैं, उन्हें 2 घंटे की एक्स्ट्रा कसरत करनी पड़ती है। हमारी आम जिंदगी में भी ऐसे सर्कस अक्सर होते रहते हैं, जैसे ऑफिस में लगातार बैक टू बैक फेलियर्स का सामना करना या पर्सनल लाइफ में झटके लगना। ये अनुभव बेशक बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन सच कहूं तो यही वो मुश्किल वक्त होता है जो हमारे अंदर एक कभी ना टूटने वाली हिम्मत और रेजिलियंस पैदा करता है। इसी के साथ आते हैं चौथे हिस्से पर। भाग 4, चुनौतियों का सामना करें।
लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां अपनानी ही पड़ती हैं, जैसे सोच समझकर खतरे उठाना और रुकावटों से सीधे हेड फर्स्ट टकराना। फिर चाहे वो वर्क प्लेस पर बुलीज हों या असल जिंदगी के शार्क्स, डराने वाले लोगों के सामने मजबूती से डटे रहना पड़ता है। जब तक हम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करेंगे, बाउंड्रीज के पार नहीं जाएंगे, तब तक हमें अपनी असली क्षमता का अंदाजा कैसे होगा। अब रुक करते हैं 5वें कदम की तरफ। भाग 5, मुश्किल वक्त में उम्मीद। इंसान का असली कैरेक्टर तब निखर कर आता है जब वो भारी दबाव में होता है। एडमिरल कहते हैं कि जब मिशन का सबसे मुश्किल और अंधेरा वक्त चल रहा हो, तभी आपका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होना चाहिए। डेली लाइफ में इसका मतलब बस इतना है कि जब सबसे बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो, तो पैनिक करने के बजाय अपनी सारी समझदारी, शांति और अंदरूनी ताकत को एक साथ इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसी से जुड़ा है एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, सिंगिंग इन द मड, यानी कीचड़ में गाना। जरा सोचिए, कुछ लोग गले तक ठंडे कीचड़ में फंसे हुए हैं, सब बस हार मानने ही वाले हैं, और तभी अचानक कोई एक इंसान पूरी उम्मीद के साथ गाना गाने लगता है। इसका मैसेज बहुत साफ है, जब मुश्किलें गले तक आ जाए तो किसी एक का पॉजिटिव नजरिया भी इतना ताकतवर हो सकता है कि वो पूरी टीम में नई उम्मीद भर दे और सबको बिखरने से बचा ले। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 6, कभी हार मत माने। नेवी सील की ट्रेनिंग में एक पीतल की घंटी होती है। अगर कोई ट्रेनी उस भयानक दर्द और थकान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसे ट्रेनिंग छोड़नी है, तो उसे बस जाके वो घंटी बजानी होती है। रिंगिंग द बेल, घंटी बजाइए और सारी तकलीफें वहीं खत्म। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी और सबसे अहम सीख यही है, जिंदगी में चाहे कितने भी पहाड़ टूट पड़े, कितनी भी थकावट क्यों ना हो, कभी भी किसी भी हाल में वो घंटी मत बजाइए, मैदान में बस डटे रहिए। तो चलिए इन सारी जरूरी बातों को फटाफट समराइज कर लेते हैं। ये 6 पॉइंट बिल्कुल याद रखने वाले हैं। दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत से करें। अपनी टीम पर भरोसा रखें। असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाएं। अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहें। मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बने। और आखिरी, कभी गिव अप ना करें। इसी तरीके से एक सख्त मिलिट्री अनुशासन हमारी डेली लाइफ को एक शानदार और सफल जीवन में बदल सकता है। इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, कल सुबह जब आंख खुलेगी तो दिन की सबसे पहली जीत क्या होगी? शायद अपना बिस्तर ठीक करने का वो एक छोटा सा कदम। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। हर दिन बस ऐसी ही छोटी छोटी जीतों के साथ आगे बढ़ते रहना ही एक बड़े बदलाव की असली शुरुआत है। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा नेवी सील ट्रेनिंग में है। हाँ, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। हड्डियां जमा देने वाला ठंडा पानी है, शार्क का डर है, हफ्तों से नींद नहीं आई है और शरीर को मतलब पूरी तरह से तोड़ देने वाली कसरत चल रही है। एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन। हाँ, तो ऐसे खौफनाक माहौल में इन सबसे निपटने के लिए एक ट्रेनर सबसे पहला काम क्या सिखाता है? कोई बहुत बड़ा हथियार चलाना? नहीं। कोई गुप्त युद्ध नीति? तो फिर क्या? बल्कि सुबह उठकर अपने बिस्तर की चादर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिछाना। अरे, मतलब बिस्तर लगाना? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब और शायद मजाक लगता है ना, कि दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धाओं की शुरुआत चादर की सिलवटें मिटाने से हो रही है। ये वाकई में अगर ऊपर से देखा जाए तो बहुत ही सीधा सा गणित लगता है। मतलब या तो बिस्तर बना है या नहीं बना है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नजर नहीं आती। सही कहा। लेकिन अगर हम इसके पीछे के जो मनोविज्ञान है, जो इंसानी बर्ताव की गहराइयां हैं, उनमें जाएं, तो ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ एक सूती कपड़े को मोड़ने की बात नहीं है। तो ये क्या है? ये दरअसल हमारे दिमाग की वायरिंग को सेट करने का एक तरीका है। और ठीक यही आज के हमारे इस ऊहा विस्तृत विश्लेषण का उद्देश्य भी है। आज हम एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की बेहद प्रसिद्ध पुस्तक और उनके 2014 के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के भाषण मेक योर बेड के हर एक पहलू की तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच है। बिल्कुल है। हमारे पास स्रोतों के रूप में उनके नेवी सील ट्रेनिंग के असल अनुभव मौजूद हैं और इसके साथ ही मनोविज्ञान और उत्पादकता पर कई शोध लेख भी हैं। हाँ, और इन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। एकदम।
तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे अत्यंत कठिन सैन्य ट्रेनिंग के सबक जैसे शुगर कुकी या द सर्कस आम नागरिक जीवन में सफलता का एक अचूक ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार समझते हैं। हाँ चलिए। क्या इसमें सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने जैसा एक छोटा सा लगभग उबाऊ काम दुनिया बदलने की सकता है? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये सिर्फ घरेलू जिम्मेदारी नहीं है। मतलब 36 साल तक नेवी सील रहने वाले एडमिरल मैक्रेवन जो समझा रहे हैं वो ये है कि ये दिन की एक मानसिक शुरुआत है। मानसिक शुरुआत मतलब कैसे? देखिए, उनकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त होता था, बहुत ही उथल पुथल। लेकिन इस सब के बीच दिन का सबसे पहला काम होता था अपने बिस्तर को परफेक्शन के साथ लगाना। अच्छा। हाँ, चादर एकदम चुस्त होनी चाहिए, कोने बिल्कुल चौकोर और तकिया सटीक बीच में। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कीस्टोन हैबिट कहा जाता है। कीस्टोन हैबिट, यस, ये मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ, डॉक्टर रैंडल बेल जो एक समाजशास्त्री हैं और आदतों पर शोध करने वाले चार्ल्स डुहिक के लेखों में भी इसका जिक्र है। वो बताते हैं कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों में कुछ बुनियादी आदतें होती हैं जो बाकी सही आदतों को ट्रिगर करते हैं, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन एक योद्धा बनने की प्रक्रिया में इस कीस्टोन हैबिट का क्या काम? मेरा मतलब है इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा। बिल्कुल है। कारण हमारे दिमाग के रसायन विज्ञान में छिपा है। जब हम सुबह उठकर दिन का पहला काम पूरा कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे बिस्तर लगाना, हाँ, तो हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड सर्किट सक्रिय कर देता है। ये हमारे अंदर डोपामिन नाम का रसायन रिलीज करता है। ओहो, डोपामिन मतलब खुशी वाला हार्मोन। सही कहा। ये हमें एक छोटी सी जीत का एहसास कराता है। ये जीत हमें दूसरा काम करने के लिए प्रेरित करती है, फिर तीसरा और फिर चौथा। एक काम पूरा करने की वो संतुष्टि पूरे दिन भर एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती है। अच्छा, तो ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह हुआ। मतलब जो पहाड़ की चोटी से गिरना शुरू होता है तब वो बहुत छोटा होता है। हाँ, एकदम हाथ में समा जाने वाला। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ जोड़ता जाता है और एक विशाल रूप ले लेता है। एक छोटी सी सही आदत दिन भर में कई अन्य सही काम करने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। मान लीजिए कि दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, बिस्तर में एकदम परफेक्ट बना लिया, लेकिन फिर पूरा दिन ही खराब और तनावपूर्ण हो गया। मतलब ऑफिस में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया या कोई निजी संकट आ गया। हाँ, तो जब पूरा दिन ही बर्बाद हो चुका हो तो क्या दिन के अंत में वो एक बना हुआ बिस्तर सच में कोई मनोवैज्ञानिक असर डालता है? ओह, यही तो इसका सबसे खूबसूरत और गहरा पहलू है। कैसे? देखिए, जब दुनिया में सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है, जब ऐसा महसूस होता है कि जीवन की किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं बचा है, जो कि आजकल बहुत आम बात है। हाँ, तब थके हारे घर लौटने पर वो अपना खुद का बनाया हुआ एकदम व्यवस्थित बिस्तर एक अजीब सी शांति का एहसास देता है। अच्छा। वो बिस्तर इस बात का प्रतीक होता है कि आज चाहे जो भी हुआ हो, जीवन का कम से कम एक कोना अभी भी मेरे नियंत्रण में है। मनोविज्ञान में इसे एजेंसी का एहसास कहते हैं। एजेंसी यानी अपना खुद का कंट्रोल होना। एग्जैक्टली। ये एहसास कि हम परिस्थितियों के पूरी तरह गुलाम नहीं है, और यही नियंत्रण की छोटी सी भावना इंसान को अगले दिन फिर से लड़ने की ताकत देती है। अरे वाह, ये सच में सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। हम बाहरी दुनिया को तब तक नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक हम अपनी आंतरिक दुनिया और अपने आसपास की छोटी चीजों को व्यवस्थित ना कर लें। सही बात है। लेकिन जब हम दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया हमारे साथ हमेशा न्याय करेगी? हाँ, काश ऐसा होता, क्योंकि जो स्रोत हम देख रहे हैं वे तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। बिल्कुल। बिस्तर अच्छे से लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन हमेशा निष्पक्ष रहेगा। सील ट्रेनिंग में इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एक बहुत ही कुख्यात सजा होती थी जिसे शुगर कुकी कहा जाता था। शुगर कुकी? नाम से तो ये किसी बेकरी की बहुत ही मीठी चीज जैसी लगती है। हाँ, लेकिन नाम पर बिल्कुल मत जाइए क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता था। अच्छा, ऐसा क्या होता था इसमें? हफ्ते में कई बार ट्रेनर्स कैडेट्स की यूनिफॉर्म का मुआयना करते थे। टोपी में एकदम कड़क स्टार्च होना चाहिए, बेल्ट का बकल शीशे की तरह चमकता हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आता है, मिलिट्री अनुशासन है। लेकिन यहाँ एक पेंच था।
चाहे कोई सैनिक कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी परफेक्ट यूनिफॉर्म पहन ले, ट्रेनर्स जानबूझकर कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे। जानबूझकर? ये तो गलत बात है। हाँ। और उसकी सजा क्या होती थी? उस सैनिक को अपनी पूरी यूनिफॉर्म के साथ प्रशांत महासागर के बर्फीले पानी में छलांग लगानी होती थी। बाप रे। और फिर बाहर आकर गीले कपड़ों में ही बीच की रेत में लोटना होता था, जब तक कि पूरा शरीर सिर से पैर तक रेत से ना ढक जाए, बिल्कुल एक चीनी में लिपटी हुई शुगर कुकी की तरह। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। और सबसे बुरी बात ये थी कि पूरा दिन उसी ठंडे, गीले और रेतीले लिबास में बिताना होता था, जिससे शरीर पूरी तरह छिल जाता था। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी आपत्ति है। क्या इसे हम एक तरह का टॉक्सिक वर्क कल्चर या प्रताड़ना नहीं कहेंगे? अगर बाहर से देखें तो हाँ, ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब है, अगर किसी ने कोई गलती की ही नहीं है, उसने अपना 100% दिया, फिर भी उसे इतनी भयानक सजा मिल रही है। आज के कॉर्पोरेट माहौल में अगर कोई बॉस बिना गलती के सजा दे तो लोग तुरंत नौकरी छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे। तो क्या ये किसी इंसान का मनोबल नहीं तोड़ देता? कोई भी सामान्य इंसान सोचेगा कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं ये सब क्यों सहूं? मैक्रेवन इस अन्याय को कैसे सही ठहराते हैं? देखिए, अगर हम इसे केवल एक सजा के रूप में देखेंगे तो ये वाकई में टॉक्सिक लगेगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण छिपा था। वो कैसे? ट्रेनर्स दरअसल ये सिखाना चाहते थे कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। एक योद्धा के रूप में या आम इंसान के रूप में भी हम कई बार अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं। ये बात तो है, कभी-कभी लक साथ नहीं देता। हाँ, तो जो कैडेट्स इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं हुई और जो इस बाहरी अन्याय से टूट जाते थे, वे ट्रेनिंग छोड़ देते थे। मैक्रेवन ने इसके लिए लेफ्टिनेंट मोकी मार्टिन का एक बहुत ही भावुक उदाहरण दिया है। मोकी मार्टिन, वे कौन थे? वे एक बहुत ही शानदार नेवी सील एथलीट थे, लेकिन एक दिन साइकिल चलाते हुए एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गए और कमर के नीचे से हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गए। हे भगवान, ये तो जीवन का सबसे क्रूर और बड़ा अन्याय है। एक एथलीट के लिए तो उसका शरीर ही सब कुछ होता है। बिल्कुल, लेकिन मोकी मार्टिन ने अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तो हमेशा देश की सेवा की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हालात को स्वीकार किया। महान लोग अन्याय की शिकायत नहीं करते। मैक्रेवन समझाते हैं कि जीवन हमें कई बार बिना हमारी गलती के शुगर कुकी बना देता है। हाँ। जो लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, वे उस रेत को झाड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शिकायत करने से सिर्फ ऊर्जा बर्बाद होती है, जबकि वास्तविकता को स्वीकार करने से ऊर्जा बचती है और हम आगे का सोच पाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये शुगर कुकी वाला अन्याय तो बाहर से थोपा गया था, है ना? जो किस्मत या ट्रेनर के हाथ में था। लेकिन उस स्थिति का क्या जब गलती वाकई हमारी खुद की हो? मतलब जब हम अपनी वजह से फेल हो। हाँ, जब हम सच में असफल हो जाएं और खुद के ही मानकों पर खरे ना उतर पाएं। क्योंकि हम स्रोतों में देखते हैं कि उस ट्रेनिंग में असफलता की कीमत भी बहुत भारी थी। ओहो हाँ, और उसे द सर्कस कहा जाता था। द सर्कस। सील ट्रेनिंग में हर दिन शारीरिक मापदंड पूरे करने होते थे, जैसे एक तय समय में लंबी दौड़ पूरी करना, बाधाओं को पार करना या मीलों तक तैरना। ठीक है। जो लोग इन मापदंडों में विफल हो जाते थे, उनका नाम एक लिस्ट में डाल दिया जाता था। दिन के अंत में जब बाकी लोग आराम कर रहे होते थे, तब उस लिस्ट वाले कैडेट्स को 2 घंटे की अतिरिक्त कसरत करनी पड़ती थी। दिन भर की थकावट के बाद 2 घंटे और? हाँ, इसी थका देने वाले सत्र को द सर्कस कहते थे। ये नाम भी बहुत भ्रामक है। मतलब इसमें मनोरंजन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई मनोरंजन नहीं, ये शारीरिक और मानसिक रूप से इंसान को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक डेथ स्पाइरल यानी मौत के भंवर की तरह था। डेथ स्पाइरल कैसे? इसे ऐसे समझिए, जो कैडेट आज थका हुआ था, वो सर्कस के अतिरिक्त कसरत के बाद और भी ज्यादा टूट जाता था। इसका मतलब ये था कि अगले दिन उसके फिर से फेल होने और दोबारा सर्कस में आने की संभावना और बढ़ जाती थी। बिल्कुल, आम जीवन में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल होने पर वीकेंड पर भी काम करना पड़े। हाँ, इंसान थकता जाता है और अगले प्रोजेक्ट के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। सही कहा। कई कैडेट्स तो इसी भंवर से डर के घुटने टेक देते थे। मैं इसे एक मेडिकल एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ किसी खतरनाक बीमारी के लिए वैक्सीन लेने जैसा है। अच्छा,
वो कैसे? देखिए, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, बुखार आता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर टूट रहा है। लेकिन असल में वो वैक्सीन इम्यून सिस्टम को उस वायरस से लड़ना सिखा रही होती है, हाँ, ताकि भविष्य में कोई बड़ी बीमारी हमें हरा ना सके। तो क्या सर्कस भी कोई सजा ना होकर शरीर और दिमाग की इम्यूनिटी बढ़ाने का एक जरिया था? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और यही बात हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम असफलता से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि वो शुरुआत में दर्दनाक होती है? हाँ, शायद। मैक्रेवन और उनके साथी मार्क थॉमस के साथ भी यही हुआ था। वे दोनों लगातार सर्कस की लिस्ट में आते रहे। उन्हें भयानक शारीरिक दर्द सहना पड़ा। तो क्या वे टूट गए? नहीं, यही तो विज्ञान और मनोविज्ञान ने अपना काम किया। जो लोग लगातार सर्कस का दर्द सह रहे थे, उनका शरीर उस अतिरिक्त दबाव का आदी हो गया। अरे वाह! वे शारीरिक और मानसिक रूप से बाकी पूरी क्लास से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। अंत में जब उनकी आखिरी और सबसे लंबी तैराकी की परीक्षा हुई, तो मैक्रेवन और थॉमस ने पूरी क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया। क्या बात कर रही हैं, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ, असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उस असफलता से गुजरने की प्रक्रिया ने उनके अंदर से हारने का डर ही खत्म कर दिया। जब इंसान सबसे निचले स्तर का दर्द सह लेता है, तो डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और जब इंसान असफलता और दर्द से गुजर कर अपनी ताकत पहचान लेता है, तब शायद उसे जीवन के सबसे डरावने और अकेलेपन वाले हिस्सों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। सही कहा। मैक्रेवन के अनुभवों में अंधेरे और खूंखार शार्क मछलियों का भी बहुत ही प्रतीकात्मक जिक्र है। हाँ, और वो प्रतीक बहुत गहरा है। एक अभ्यास में सील कमांडोज को रात के घुप अंधेरे में पानी के नीचे तैरकर एक रास्ता होता है। अंधेरे में पानी के नीचे? हाँ, जहाज के एकदम नीचे के हिस्से को अंडर द कील कहते हैं। ये वो जगह है जहां सबसे गहरा अंधेरा होता है, कोई रोशनी नहीं पहुंचती, और जहाज की भारी मशीनों का शोर पानी के नीचे बहरा कर देने वाला होता है। जहां अपना ही हाथ ना दिखाई दे और इतना शोर हो, वहां तो किसी का भी दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल, लेकिन मैक्रेवन समझाते हैं कि उसी घोर अंधकार में, उसी शोर और घबराहट के बीच एक सबसे शांत रूप दिखाना होता है। सबसे शांत रूप? हाँ, हमारी सारी शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति का असली परीक्षण उसी सबसे अंधेरे पल में होता है। जीवन में भी जब हम किसी गहरे संकट या अवसाद के दौर से गुजरते हैं, तब बाहर का शोर हमें बहुत भटकाता है। हाँ, हम पैनिक करने लगते हैं।
उस वक्त हमें अंडर द कील वाले उस कमांडो की तरह अपनी आंतरिक शांति ढूंढनी होती है। बहुत ही गहरी बात है ये। और जहाँ गहरा पानी है वहाँ खतरे भी बड़े होते हैं। सैन क्लेमेंटी आइलैंड के पास जहाँ उनकी तैराकी होती थी वो इलाका तो ग्रेट वाइट शॉक्स के लिए जाना जाता था। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेनर्स उन्हें क्या सिखाते थे। क्या सिखाते थे? वे कहते थे कि अगर कोई शार्क आसपास चक्कर लगाने लगे तो डर के भागना नहीं है, और अगर वो शार्क हमला करने के लिए झपटे तो अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसकी नाक पे एक जोरदार पंच मारना है। पानी के अंदर एक शार्क को पंच मारना, क्या इसका असल जिंदगी की चुनौतियों से कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल है। इसका संबंध इंसानी व्यवहार और समाज के शार्क से है। अच्छा, समाज के शार्क्स। मैक्रेवन अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उन्होंने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को पकड़ा था तो दुनिया के नजरों में एक खूंखार तानाशाह होने के बावजूद, हाँ, जो जेल की सलाखों के पीछे था, हाँ, उसके बावजूद भी उसकी आंखों में गुरूर था। वो डराने की कोशिश कर रहा था। मैक्रेवन का मानना है कि अत्याचारी लोग या समाज के बुलीज, चाहे वे दफ्तर में हो, राजनीति में हो या हाँ हमारे आस पड़ोस में, वे हमेशा कमजोरी ढूंढते हैं, है ना? एग्जैक्टली। वे शार्क की तरह होते हैं जो डर को सूंघ लेते हैं। अगर हम पीछे हट गए तो वे हावी हो जाएंगे। हमें उनकी नाक पर पंच मारना ही होगा। यानी अपने डर पर काबू पाकर उनका डटकर सामना करना होगा। सही कहा। लेकिन इन सब डरावनी चीजों का सामना अकेले तो नहीं किया जा सकता। एक इंसान अकेले कितनी शार्क्स का सामना करेगा? मुझे ट्रेनिंग के दल की वो कहानी बहुत ही शानदार लगी जिसे उन्होंने मंचकिन क्रू का नाम दिया था। हाँ, सील ट्रेनिंग सिर्फ व्यक्तिगत ताकत के बारे में नहीं है, ये टीम वर्क का चरम है। वहां सातों के समूह में एक भारी रबर बोट को भयंकर लहरों के पार ले जाना होता था। सबका एक साथ एक लय में पैडल मारना बहुत जरूरी था। तो ये मंचकिन क्रू क्या था? वहां एक क्रू था जिसमें कोई भी कैरेट 5 फुट 5 इंच से लंबा नहीं था। उसमें अलग अलग मूल के लोग थे। एक अमेरिकन इंडियन, एक अफ्रीकन अमेरिकन, एक पोलिश, एक ग्रीक और इटालियन मूल के व्यक्ति। हाँ, एक डाइवर्स ग्रुप था। हाँ, बाकी लंबे और हट्टे कट्टे सैनिक उन छोटे कद वाले लोगों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें मंचकिन क्रू कहते थे। लेकिन समंदर को तो किसी की लंबाई, रंग या उसके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। समंदर दुनिया का सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। हाँ। वो सब बराबर कर देता है। हाँ। उस छोटे कद वाले मंचकिन क्रू के पास एक चीज सबसे बड़ी थी। क्या? उनका दिल और एक दूसरे पर भरोसा। हाँ? उन्होंने हर दौड़ में, हर तैराकी में बाकी सभी लंबी और चौड़ी कदगाठी वाले क्रू को पीछे छोड़ दिया। अरे वाह! मैक्रेवन कहते हैं कि किसी भी इंसान को मापना हो तो उसके बाहरी आकार या हैसियत से मत मापो, हाँ। उसके दिल के जज्बे से मापो। क्या बात है! और इसी जज्बे और टीम भावना को आजमाने के लिए ट्रेनिंग में सबसे खतरनाक हिस्सा आता है हेल वीक, यानी नर्क का सप्ताह। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 6 दिन तक बिना सोए रहना, और फिर वो कीचड़ का दिन। वो पूरे सप्ताह का सबसे बुरा दिन होता है, बुधवार का दिन, जब सभी कैडेट्स को 15 घंटे के लिए एक बर्फीले ठंडे कीचड़ के मैदान में गले तक धंसा दिया जाता है। 15 घंटे गले तक कीचड़ में? हाँ, बर्फीली हवा चल रही होती है, शरीर कांप रहा होता है। ट्रेनर्स किनारे पर खड़े होकर लगातार चिल्ला रहे होते हैं, लालच दे रहे होते हैं कि अगर सिर्फ 5 लोग हार मान लो तो हम तुम सबको इस कीचड़ों खंड से बाहर निकाल लेंगे। ये तो बहुत ही भयानक मानसिक खेल है। उस ठंड में हड्डियां जवाब दे रही होती हैं। ऐसा लग रहा था कि अब सब टूट जाएंगे, सब हार मान लेंगे। और तभी उस भयानक सन्नाटे और कीचड़ के बीच कोई गाना शुरू कर देता है। हाँ, एक कैडेट ने पूरी तरह से बेसुरी आवाज में गाना शुरू किया। बेसुरी आवाज में? हाँ, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। एक आवाज से 2 हुए, 2 से 3, और जल्द ही पूरी क्लास उस बर्फीले कीचड़ में गा रही थी। क्या बात कर रहे हैं! ट्रेनर्स ने धमकी दी कि अगर गाना बंद नहीं किया तो कीचड़ में और ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, लेकिन किसी ने गाना बंद किया नहीं। अगर हम इसके वैज्ञानिक पहलू को देखें तो ये मिरर न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, जब कीचड़ में जमे हुए 100 लोग एक व्यक्ति को गाते हुए सुनते हैं तो उनके दिमाग उस एक व्यक्ति के साहस को कॉपी करने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। एक की हिम्मत जैविक रूप से बाकियों ने ट्रांसफर हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक घने घोर अंधेरे जंगल में कोई एक छोटी सी माचिस की तीली जला दे। हाँ। वो एक तीली पूरे जंगल का अंधेरा तो शायद न मिटा पाए, लेकिन वो रास्ता जरूर दिखा देती है।
एक इंसान की उम्मीद पूरी टीम को टूटने से बचा सकती है। बहुत ही शानदार विश्लेषण किया आपने। मैक्रेवन कहते हैं कि गाना शुरू होते ही अचानक ऐसा लगा जैसे कीचड़ थोड़ा गर्म हो गया है, हवा की चुभन थोड़ी कम हो गई है और सुबह की किरण बस आने ही वाली है। सच में उम्मीद से बड़ा कोई हथियार नहीं है। दुनिया में आशा या उम्मीद से शक्तिशाली कोई चीज नहीं है। मैक्रेवन इतिहास के पन्नों से वॉशिंगटन, नेल्सन मंडेला और मलाला यूसुफजाई जैसे लोगों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति पूरी पीढ़ी को उम्मीद देकर दुनिया बदल सकता है। जब परिस्थितियां गले तक कीचड़ में फंसा दें तो शिकायत करने के बजाय गाना शुरू कर देना चाहिए। तो इस सब का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने बिस्तर लगाने से शुरुआत की, अन्याय सहने, कीचड़ में गाने और शार्क का सामना करने तक की बात की। हाँ, एक बहुत ही लंबा सफर रहा है। लेकिन इन सभी मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा खटकती है वो ये है कि इस पूरी ट्रेनिंग को छोड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका हमेशा कैडेट्स के सामने मौजूद था। द ब्रास बेल। घंटी। ट्रेनिंग ग्राउंड के एकदम बीचों बीच, जहां सबकी नजर पड़े, वहां एक पीतल की घंटी लटकी होती थी। जब भी कोई कैडेट हार मानना चाहता, जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता, तो उसे बस जाकर उस घंटी को 3 बार बजाना होता था। सिर्फ 3 बार घंटी बजाई बस, और सारा दर्द हमेशा के लिए खत्म। हमेशा के लिए खत्म। हाँ। कोई ठंडी तैराकी नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई सर्किस नहीं, कोई बर्फीला कीचड़ नहीं। वो घंटी तो एक बहुत बड़ा मानसिक प्रलोभन रही होगी। बिल्कुल। वो घंटी आरामदायक जीवन का रास्ता थी। लेकिन एडमिरल मैक्रेवन का सबसे बड़ा और अंतिम नियम यही है कि अगर दुनिया बदलनी है तो उस घंटी को कभी कभी मत बजाना। डोंट एवर रिंग द बेल। हाँ, अगर घंटी बजा दी तो जीवन भर वो आवाज कानों में गूंजती रहेगी कि मैंने हार मान ली थी। जो बार बार आरामदायक रास्ता चुनने और संघर्ष छोड़ने की वकालत करती है। बहुत सही बात कही है आपने। जब हम थक जाते हैं तो वो आवाज कहती है, बस अब और मेहनत नहीं करनी। एकदम सही पहचाना। और हार न मानने के इस जज्बे को मैक्रेवन ने एक बहुत ही दिल छू लेने वाले उदाहरण से समझाया है। उन्होंने एडम बेट्स नाम के एक 19 साल के आर्मी रेंजर का जिक्र किया है। एडम बेट्स, उनके साथ क्या हुआ था? एक युद्ध अभियान के दौरान बारूदी सुरंग पर पैर रखने की वजह से एडम ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। मैक्रेवन जब उससे अस्पताल में मिले तो वो जीवन और मौत के बीच झूल रहा था। उफ, ये तो बहुत ही दुखद है। लेकिन 1 साल बाद मैक्रेवन ने उसी 19 साल के लड़के को देखा। क्या वो ठीक था? वो अपने कृत्रिम पैरों के साथ खड़ा था, हंस रहा था और अपने साथियों को चिन-अप्स लगाने की चुनौती दे रहा था। अरे बाप रे। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद हार नहीं मानता, अपनी घंटी नहीं बजाता, तो सामान्य परिस्थितियों में छोटी-छोटी मुश्किलों के आगे घुटने टेक देना कितना बड़ा पछतावा बन सकता है। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि दुनिया को बदलने के लिए किसी सुपर हीरो वाली ताकत या किसी बहुत बड़े बैंक बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत दिन के पहले काम को अनुशासन के साथ पूरा करने से होती है। ये शुगर कुकी बनकर अन्याय को स्वीकार करने और उससे आगे बढ़ने के बारे में है। ये द सर्कस की पीड़ा सहकर अपने अंदर से असफलता का डर निकालने के बारे में है। और साथ ही ये इस बात को याद रखने के बारे में है कि बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता। असली ताकत मंचकिन क्रू की तरह दिल के जज्बे में होती है। एकदम। चाहे कोई इंसान ऑफिस की राजनीति से जूझ रहा हो, कोई छात्र अपनी परीक्षाओं के तनाव में हो या कोई निजी जीवन के गहरे संकट में हो, ये सारे सबक हर जगह लागू होते हैं। मतलब कोई भी इनसे रिलेट कर सकता है। हाँ, घोर अंधेरे में अपनी मानसिक शांति बनाए रखनी है, समाज के बुलीज का डटकर सामना करना है और गले तक कीचड़ में होने पर भी उम्मीद की लौ जलाए रखनी है। और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग की इस घंटी को कभी नहीं बचने देना है। एग्जैक्टली। इस पूरी चर्चा ने यकीनन हमारे सोचने के तरीके को चुनौती दी है। हमने अनुशासन और हार न मानने की बहुत बात की, लेकिन इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक नया विचार भी मेरे दिमाग में आता है जो इन स्रोतों की अगली कड़ी हो सकता है। वो क्या? देखिए, हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें और अत्यधिक परफेक्शन हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन इस सवाल ये भी उठता है कि क्या कभी कभी ये कठोर अनुशासन हमें मशीनी तो नहीं बना देता?
ये एक दिलचस्प पॉइंट है। अगर हम जीवन भर हर सुबह अपना बिस्तर एकदम परफेक्ट बनाने की होड़ में लगे रहें और किसी दिन अगर हम टूट जाएं या वो बिस्तर ना बना पाएं, तो क्या हम खुद को माफ कर पाते हैं? दुनिया से तो हम लड़ लेते हैं, लेकिन अनुशासन और खुद के प्रति करुणा के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ खींचती है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।